कभी रैली तो कभी कोर्ट के बहाने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मारने की साजिश रची गई। हालांकि वो हर बार बच गए, लेकिन इस बार इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने का प्लान बनाया गया है। प्लान ए के तहत इमरान को फांसी पर लटकाने की तैयारी की जा रही है। इस प्लान के तहत उनके खिलाफ अमेरिका स्थित दूतावास के एक सीक्रेट दस्तावेज को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया है। इमरान खान पर 1923 की सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 5 के तहत अपराध साबित होने पर 2 से 14 साल तक की कैद की सजा और कुछ मामलों में मौत की सजा भी हो सकती है। इमरान खान को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को सीक्रेट रखा है, जबकि एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम का गठन भी किया है जो सरकार की तरफ से केस लड़ेगी। गौरतलब है कि गोपनीय राजनयिक दस्तावेज या कहें साइफर का हवाला देते हुए इमरान खान अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने एक रैली में इस गोपनीय दस्तावेज को लहराया भी था। पाकिस्तान की हुकूमत का प्लान ए अगर फेल होता है तो वो प्लान बी के तहत इमरान खान को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश कर सकती है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की माने तो उनके शौहर की जान खतरे में है। बुशरा बीबी ने आशंका जाहिर की है कि अटक जेल में बंद इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। बुशरा बीबी ने आरोप लगाया कि जेल में इमरान खान को सी क्लास की भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और न ही किसी से मिलने दिया जा रहा है। उन्हें घर का खाना देने की भी इजाजत नहीं है। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक वीडियो बनाकर इमरान खान को जेल में डाले जाने की मुखालफत की है। इस वीडियो में इमरान को बैरक नंबर 3 के कैदी नंबर 804 के तौर पर तो दिखाया गया, लेकिन उन्हें एक हीरो की तरह पेश किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की आरती की। सीएम योगी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखा और यहां हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। वहीं राम मंदिर में स्थापित करने के लिए ओमकारेश्वर से विशाल शिवलिंग को अयोध्या लाया जा रहा है। महाकालेश्वर पहुंचने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। करीब 600 किलो का ये शिवलिंग 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगा, जिसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या में तेजी से हो रहे राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण काम तेजी से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और बीजेपी लोगों को बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से भटकाकर चुनाव में इसका लाभ उठाना चाहती है। अब तेज काम लगाया जा रहा है कि चुनाव आ गया है। तेज काम लगाने से नहीं, आस्था की बात है। आस्था, हम लोग बाबा के भक्त हैं, भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं। वहीं एआईएमआईएम ने भी बीजेपी पर राम मंदिर निर्माण को 2024 चुनाव के लिए इवेंट के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े हुए संगठन और इससे जुड़े हुए नेता 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको पॉलिटिकल इवेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच अयोध्या से अच्छी खबर यह है कि राम मंदिर निर्माण का 80% से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के कई देश खौफ में हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। अमेरिका की डिजीज कंट्रोल एजेंसी ने कोरोना के नए वेरिएंट BA.2.86 का पता लगाया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नए वेरिएंट BA.2.86 का सर्दियों में फैलने का खतरा है। अमेरिकी डिजीज कंट्रोल एजेंसी CDC इस वेरिएंट को ट्रैक कर रही है। नया वेरिएंट BA.2.86 अमेरिका, इजराइल और डेनमार्क में पाया गया है। BA.2.86 कोरोना के दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। WHO ने भी कोरोना के नए वेरिएंट BA.2.86 को लेकर चिंता जताई है। WHO कोरोना के 3 वेरिएंट्स को ट्रैक कर रहा है और कोरोना के 7 वेरिएंट्स को मॉनिटरिंग पर रखा गया है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के नए मामले 80% बढ़े हैं। 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कोरोना के 15 लाख नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। चीन और ताइवान आमने सामने आ गए हैं। चीन इस बार पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। सेना ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ भी की। चीनी वायुसेना के 42 फाइटर जेट ताइवान की वायु सीमा में घुस आए, जिससे हड़कंप मच गया। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए, जबकि यह भी पहली बार हुआ है कि चीन ने ताइवान के पास युद्धाभ्यास के दौरान अपने लड़ाकू विमानों को वहां भेजा। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का पूर्वी थिएटर कमांड ताइवान पर दबाव डालने के लिए उसकी सीमा के करीब अपनी हवाई और जल शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। चीन की नौसेना और वायुसेना ताइवान के पास युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में अत्याधुनिक हथियारों की नुमाइश करने के साथ साथ चीन ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है।
युद्धाभ्यास के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमानों ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान भरी, जबकि युद्धपोतों ने लाइव फायर ड्रिल कर समुद्र में अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। चीनी सैनिकों ने युद्ध के हालात में मोर्चे पर तैनाती और दुश्मन को धूल चटाने का अभ्यास किया। यही नहीं, चीन की थल सेना ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। चीन के भारी भरकम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ताइवान सीमा के पास युद्धाभ्यास करते नजर आए। चीन की इस आक्रामकता को देखते हुए ताइवान ने भी कमर कस ली है। ताइवान की सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर चीन हमला करने की जुर्रत करता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं ताइवान के लड़ाकू विमान शिंचू एयरबेस से उड़ान भरने की तैयारी करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक ताइवान की सरकार ने अपनी सेना को अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया है, जबकि ताइवान एक ऐसा हथियार भी तैयार कर रहा है जो चीन की हर चाल पर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर घातक हमले भी कर सकता है। पोर्टेबल ड्रोन अल्बाट्रॉस नाम का यह हथियार समंदर, जंगलों, घाटी और पहाड़ों पर चीनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं चीन की आक्रामकता के बावजूद ताइवान की जनता भी सीना ताने खड़ी है। ताइवान के लोगों का मानना है कि हर बार की तरह चीन सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है, वो हमला नहीं कर सकता। ताइवान के लोगों का मानना है कि उनके देश की सीमा के करीब युद्धाभ्यास कर चीन सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। 我觉得还好，因为其实演习也蛮多次，然后新闻也一直报说，就是可能中国那边一直在演习，然后干扰我们的台湾海域，但是 वहीं ताइवान की एक छात्रा ने तो हंसते हुए कहा कि उसे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि चीन हमला कर ही नहीं सकता। 因为他们已经讲很久了，而且就是感觉如果真的打了，一定有很多问题啊，而且还有美国。 वैसे चीन की जो माली हालत है उससे लगता नहीं कि वो वाकई युद्ध करेगा। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर तबाह हो चुका है, कारखाने बंद हो रहे हैं और अमेरिका वहां निवेश करने के बजाय भारत का रुख कर रहा है। ऐसे में चीन अगर जंग का रास्ता अख्तियार करता है तो उसका भी वही हाल होगा जो यूक्रेन युद्ध में रूस का हो रहा है। यूरोपियन देश उसका भी बायकॉट कर सकते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सब संभावनाओं के बावजूद लोग ताइवान पर चीनी हमले की आशंका क्यों जता रहे हैं? क्या वजह है कि चीन ने एक साथ अपने 42 लड़ाकू विमानों को ताइवान भेजा और उसके बॉर्डर के नजदीक युद्धाभ्यास कर रहा है? दरअसल ताइवान को चीन अपनी जागीर समझता है। वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं करना चाहता। ताइवान एक स्वतंत्र देश की तरह रहना चाहता है। अमेरिका भी ताइवान का समर्थन करता है। लेकिन फिलहाल चीन का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई अमेरिका दौरे पर गए। विलियम लाई 2024 में ताइवान के अगले राष्ट्रपति बनने के प्रबल दावेदार हैं और उन्होंने अपने अमेरिका दौरे पर चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। 对台湾的威胁有多大？我们绝不畏惧退缩，我们一定坚持民主自由的价值，好不好？ विलियम लाई के अमेरिका दौरे और उनके भाषण को लेकर चीन इतना आग बबूला हो गया कि ताइवान को उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी और ताइवान सीमा के करीब मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। अगले हफ्ते जोहानिसबर्ग में होने वाले ब्रिक्स देशों के समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में चीन, अमेरिका और रूस अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात का महत्व काफी बढ़ जाता है। 22 से 24 अगस्त तक होने वाले ब्रिक्स देशों की समिट में कुल 69 देशों को आमंत्रित किया गया है। वहीं अल्जीरिया, मिस्र और इथियोपिया जैसे कई अफ्रीकी देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ब्रिक्स को हमेशा पश्चिमी देशों के आर्थिक वर्चस्व के खिलाफ देखा जाता रहा है। ऐसे में भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वो नहीं चाहता कि ब्रिक्स के विस्तार से इस ग्रुप में चीन का पलड़ा भारी हो जाए। Z News।